हेलो फ्रेंड्स, आज मैं सीबीएसई के 10th क्लास के क्वेश्चन का 10th क्लास के चैप्टर का नोट्स लेके आई हूँ आपके लिए। एनसीईआरटी का जो बुक है सोशल साइंस में, वो उसमें इकोनॉमिक्स का पहला चैप्टर है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। आज हम उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सेक्टर्स को हम हिंदी में क्षेत्रक भी कहते हैं। तो सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी मतलब हुआ भारतीय अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। तो सबसे पहले हम जानेंगे, किसी भी सेक्टर को जानने के पहले, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है एक फिनेंशियल ईयर में किसी भी कंट्री के टेरिटरी में, जैसे भारत का जो नक्शा है, भारत के नक्शा के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है एक सर्टेन पीरियड में, मतलब 31 मार्च से लेकर, एक फिनेंशियल ईयर होता है 31 मार्च से 31 मार्च तक, इस समय के अंदर जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ उस देश में, उसको जब हम जोड़ते हैं तो वो जीडीपी उस देश का जीडीपी कहलाता है। ठीक है, तो इंडिया का जो फिनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल से शुरू होकर, जैसे अभी अगर हम जो फिनेंशियल ईयर चल रहा है उसको हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, तो इट स्टार्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2020 टू 31 मार्च 2021, मतलब 1 अप्रैल 2020 से शुरू होकर यह 31 मार्च 2021 तक जो समय होगा उसको हम फिनेंशियल ईयर कहेंगे। ये हर कंट्री का फिस्कल ईयर अपना अलग अलग होता है। तो अब हमें जानना है कि जीडीपी क्या होता है। तो क्या है कि जीडीपी किसी भी देश के फिनेंशियल ईयर में जितना भी वस्तु और सेवाओं का उत्पादन होता है उसका जो वैल्यू होता है उसे हम जीडीपी कहते हैं। जीडीपी का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, जो कि आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में दिख रहा है ये। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या है? स्टैंडर्ड मेजर ऑफ द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, वैल्यू एडेड क्रिएटेड थ्रू प्रोडक्शन ऑफ, मतलब वैल्यू एडेड जो क्रिएट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ, वैल्यू एडेड कैसे हुआ? तो जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ कंट्री में, ठीक है, एक सर्टेन पीरियड में, सर्टेन पीरियड हमारा क्या था? तो हमारा था फर्स्ट, इस साल का कैसे होगा फिनेंशियल ईयर को हम कैसे कहेंगे? तो 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक का समय एक फिनेंशियल ईयर कहा जाएगा। और इस फिनेंशियल ईयर में जो भी उत्पादन होगा देश में उसको हम वैल्यू, उसके वैल्यूज को, उस गुड्स एंड सर्विसेज जितना भी प्रोड्यूस हुआ है कंट्री के अंदर, उसके प्राइस को जब हम जोड़कर जो टोटल अमाउंट होगा, दैट इज नोन एज GDP. As such is also measures the income earned from that production. तो इसमें जितना भी वस्तुओं का प्रोडक्शन हुआ या सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ कंट्री में एक सर्टेन पीरियड में, ठीक है, ये मेजर करता है अर्न फ्रॉम दैट, जो भी इनकम उस प्रोडक्शन से अर्न हुआ, या द टोटल अमाउंट। इसको या तो अर्न के रूप में देखेंगे तो जितना हमको गुड्स एंड सर्विसेज के प्रोडक्शन से अर्न हुआ, या फिर हम इसको दूसरे रूप में कह सकते हैं कि द अमाउंट स्पेंट, जितना पैसा हमने खर्च किया इनके प्रोडक्शन में। ठीक है, तो उसे हम जीडीपी के नाम से जानते हैं। द सर्विस सेक्टर इज द लार्जेस्ट सेक्टर इन इंडिया। भारत में पहले क्या था कि सबसे बड़ा सेक्टर था एग्रीकल्चर, अब क्या हो गया?
अब सबसे बड़ा सेक्टर सर्विस सेक्टर हो गया। अब बड़ा सेक्टर होने का क्या मतलब हुआ कि इन एग्रीकल्चर वाज द लार्जेस्ट सेक्टर, क्योंकि उसका पहले कंट्रीब्यूशन भी जीडीपी में सबसे ज्यादा था और सबसे ज्यादा जनसंख्या को भी वो अपने में इंगेज किए होता था। एग्रीकल्चर में सबसे ज्यादा लोगों को इंगेजमेंट था या एम्प्लॉयमेंट मिला था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि जैसे जैसे कंट्री ग्रो करता गया तो वो एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री, इंडस्ट्री से सर्विस सेक्टर में लोग आए। अब हम आगे चल के देखेंगे कि हर सेक्टर अलग अलग से देखेंगे कि एग्रीकल्चर में कौन कौन से इंडस्ट्री क्या क्या का सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या इंक्लूड करता है, इंडस्ट्री में क्या होता है और सर्विस सेक्टर में क्या होता है। तो सर्विस सेक्टर जो है वो इंडिया का 53.6% जीवीए टोटल इंडिया का अकाउंट करता है। मतलब इसका जीवीए कितना 137.5 लाख करोड़ है। तो ये जीवीए क्या होता है? एक तो हमने जाना कि जीडीपी क्या होता है। जीडीपी हो गया कि कॉस्ट, जितना भी गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन हुआ एक फाइनेंशियल ईयर में। तो जीवीए क्या होगा? जीवीए में हम निकालेंगे, यहां लिखते हैं जीवीए को कैलकुलेट करते हैं जीडीपी प्लस सब्सिडी माइनस टैक्स। ठीक है, सब्सिडी ऑन प्रोडक्ट्स एंड जगह नहीं इसलिए प्रोडक्ट नहीं लिख रहे हैं, माइनस टैक्स ऑन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो अब कैसे जीडीपी जीवीए कैलकुलेट होगा? टोटल जीडीपी जो हुआ कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जितना भी हुआ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज जो हुआ, उसके बाद सरकार क्या करती है? उसमें सब्सिडी देती है। सब्सिडी क्या होता है कि कोई भी चीज का दाम अगर ज्यादा होता है तो सरकार उसको सब्सिडी देती है। किसको सब्सिडी देती है? प्रोड्यूसर को सब्सिडी देती है, ताकि वो चीज को थोड़ा कम दाम पर बेचे। जैसे गैस का सिलेंडर है, गैस का सिलेंडर को सरकार सब्सिडी देती है, इसलिए गैस का सिलेंडर हमें कम दाम पर मिलता है। अगर सरकार सब्सिडी ना दे तो हमें 700-800 रुपए गैस का सिलेंडर का दाम देना पड़ेगा। लेकिन हम जितना देते हैं 651 रुपीज हम देते हैं, बाकी के पैसे जो ये सिलेंडर का दाम में जितना बाकी का रहता है वो सरकार देती है, जो सेलर होता है। तो ये सब्सिडी हुआ। और उसके अलावा तो सब्सिडी को जोड़ दिया गया जीडीपी में, क्योंकि सरकार देती है। और माइनस क्या हुआ कि टैक्स जो हम लगता है, टैक्स प्रोडक्शन में जो टैक्स दिया जाता है, तो उसको अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये जीवीए कहलाता है, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ठीक है, तो जीवीए का वैल्यू क्या कहा जाएगा? वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। जीवीए क्या हुआ कि वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जो कि किसी कंट्री के डोमेस्टिक टेरिटरी, डोमेस्टिक मतलब घरेलू क्षेत्र में, जितना इंडिया का मैप है उसके अंदर जो उत्पादन हुआ, ये जीडीपी भी वही हुआ। भारत के टेरिटरी में, पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र में जो भी उत्पादन हुआ डोमेस्टिक टेरिटरी में एक साल में, सारी वस्तुओं का उत्पादन यूनिट्स इंक्लूसिव ऑफ, उसमें डेप्रिसिएशन को भी जोड़ा हुआ है। मतलब कोई भी चीज का रास, तो जीवी क्या हो गया? ग्रॉस वैल्यू एडेड। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर इज एट द सेकेंड स्पॉट, कंट्रीब्यूटिंग अराउंड 31% ऑफ द इंडियन जीडीपी। अभी हम लोग इसको देखेंगे, अभी 2019 में कितना है जीडीपी में, किस सेक्टर का कितना योगदान है। एग्रीकल्चर सेक्टर इज द थर्ड एंड कंट्रीब्यूटिंग 16%। तो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका हो गया? सर्विस सेक्टर का। ये हर साल चेंज होता है। अभी हम लोग 2019 का देखेंगे तो उसमें ये बदला हुआ आपको आएगा। इसका बढ़ गया है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का बढ़ गया है और एग्रीकल्चर का थोड़ा और कम हो गया है। तो इसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, अब जीवी और जीडीपी क्लियर हो गया। अब हम देखेंगे कि इंडिया जो है तो भारत का सबसे बड़ी वर्ल्ड की लार्जेस्ट इकोनॉमी है। ठीक है, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। और इंडियन इकोनॉमी में 3 सेक्टर हैं। 3 सेक्टर, 3 सेक्टर, देयर आर
थ्री सेक्टर्स इन इंडियन इकोनॉमी। क्या क्या है? प्राइमरी इकोनॉमी, सेकेंडरी इकोनॉमी एंड टर्शियरी इकोनॉमी। तीन सेक्टर है जिनको सेक्टर भी हम कहते हैं, क्षेत्रक जिसको हिंदी में कहते हैं, प्राथमिक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्रक और तृतीयक क्षेत्रक। ऐसे प्राथमिक अर्थव्यवस्था, द्वितीयक अर्थव्यवस्था और टर्शियरी मतलब होता है इसको सेवा क्षेत्रक, सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे एग्रीकल्चर, अगर ऐसे बोले तो एग्रीकल्चर सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और तीसरा हो गया सर्विस सेक्टर। इन तीन नामों से भी इनको जाना जाता है। इन टर्म्स ऑफ ऑपरेशन इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर, जिसको हम लास्ट में देखेंगे कि जैसा कैसा ऑपरेशन है, मतलब इंडियन इकोनॉमी में कामकाज किस तरह से होते हैं, किस तरह का संगठन है, उस हिसाब से इंडियन इकोनॉमी दो तरह के सेक्टर में विभक्त है। एक है संगठित क्षेत्र, एक है असंगठित क्षेत्र। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। उसके बाद ऑनरशिप में कि किसका ओनरशिप है, तो इंडियन इकोनॉमी इज डिवाइडेड इनटू सेक्टर, दैट इज पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मतलब सरकारी क्षेत्र और प्राइवेट सेक्टर मतलब निजी क्षेत्र। तो इंडियन इकोनॉमी में दोनों क्षेत्र मिलकर काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर। इसलिए इंडियन इकोनॉमी को हम लोग मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पर सरकारी क्षेत्र भी है और निजी क्षेत्र भी है, दोनों मिलकर काम करते हैं, प्राइवेट एंड पब्लिक। ठीक है, इसलिए इसे मिक्स्ड इकोनॉमी भी कहा जाता है, क्योंकि दोनों सेक्टर मिलकर काम करते हैं। तो ये ऑर्गेनाइज्ड, अनऑर्गेनाइज्ड, प्राइवेट एंड पब्लिक के बारे में हम आगे देखेंगे। Indian economy includes agriculture, handicraft, industries and a lot of services। तीनों सेक्टर को इसमें इंक्लूड कर लिया, एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट, उसके बाद इंडस्ट्री और सर्विसेज। द सर्विस सेक्टर इज द मेन सोर्स ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ इन इंडिया टुडे। आज की इंडिया में सर्विस सेक्टर का इम्पोर्टेंस सबसे ज्यादा है, इसका कंट्रीब्यूशन भी सबसे ज्यादा है, योगदान भी सबसे ज्यादा है। Though 2/3 of Indian people earn their living directly or indirectly through agriculture। यद्यपि 2/3 जो पॉपुलेशन है इंडिया का, वो अभी भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर है। सेक्टर डिफाइंस लार्ज सेगमेंट। अब सेक्टर होता क्या है? ठीक है, तो तीन सेक्टर है, तीनों सेक्टर अलग अलग चीज को डिफाइन कर रहा है। तो क्या बता रहा है? सेक्टर डिफाइंस लार्ज सेगमेंट ऑफ इकोनॉमी इन विच बिजनेसेस शेयर द सेम और रिलेटेड प्रोडक्ट और सर्विस। मतलब हर सेक्टर में जो काम काज होता है वो एक ही तरह का होता है, मतलब रिलेटेड प्रोडक्ट या उससे मतलब वही प्रोडक्ट या उससे रिलेटेड प्रोडक्ट को बनाता है। तो तीनों सेक्टर अपने अपने हिसाब से रिलेटेड प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में लगे होते हैं। Growth and structural change in Indian economy जो है वो historically an economy would undergo structural changes। कोई भी इकोनॉमी में जो स्ट्रक्चर है, उसका जो ढांचा है, ढांचागत परिवर्तन होता है। when growing, जब कोई भी देश का विकास होता है, किसी भी अर्थव्यवस्था का विकास होता है, तो उसके स्ट्रक्चर भी चेंज होता है। जैसे वो कृषि प्रधान है तो इंडस्ट्रियल हो जाएगा, इंडस्ट्रियल है तो वो सर्विस सेक्टर वाला कंट्री बन जाएगा। तो एग्रीकल्चर कंट्री जब ग्रो करता है तो क्या होता है? जब देश ग्रो करता है तो जब शुरू की स्थिति में जब प्रिमिटिव स्टेज होता है विकास का, तब एग्रीकल्चर का योगदान बहुत ज्यादा होता है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूशन टू द ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट वुड डिक्लाइन। जब उसके बाद लेकिन जब विकास का कार्यक्रम शुरू होता है तो एग्रीकल्चर सेक्टर का कंट्रीब्यूशन डिक्लाइन होता है, उसका योगदान कम होता है। और किसका बढ़ता है? फिर इंडस्ट्री का पहले बढ़ता है। इंडस्ट्री को हम मैन्युफैक्चरिंग भी कहते हैं, जहां पर निर्माण होता है चीजों का। इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूशन वुड राइज स्टेडली एंड कॉम्पेंसेट। उसके बाद क्या होता है? फिर सर्विस सेक्टर आता है, पहले एग्रीकल्चर, फिर इंडस्ट्री, तब सर्विस सेक्टर। तो मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया इज एग्रीकल्चर। भारत को हम लोग शुरू से जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूटेड, लेकिन अब क्या हुआ कि भारत में पहले 70% पॉपुलेशन इसमें एंगेज होते थे और उनका कंट्रीब्यूशन भी, एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन भी भारत की इकोनॉमी में बहुत ज्यादा था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ
कि एग्रीकल्चर से लोग हटने लगे और अब वो इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर की ओर जाने लगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि पहले 70% लोग इसमें थे और अब इनकी संख्या घटकर क्या हो गई, कम हो गई है। अभी कितना परसेंटेज है, 60% अभी भी है लोग एग्रीकल्चर में, लेकिन इनका एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो 70% जो लोग एंगेज हैं वो किस तरह से, या 70% नहीं बल्कि अब 60% लोग हैं, तो ये किस तरह से एंगेज है ये हम देखेंगे कि इनका एंगेजमेंट किस तरह का, सही में एम्प्लॉयड है या ये एम्प्लॉयमेंट इनका सही तरीके से है या नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको देखेंगे। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्री सेक्टर वाज, इंडस्ट्री सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो था ये 2019 का डेटा नहीं है, 16 का डेटा है। ये अब 24.8% था जो अब बढ़कर 48% तक चला गया है और सर्विस सेक्टर का 49.88%। तो ये डेटा तो चेंज होता रहता है, इसलिए आपके किताब में कुछ और होगा, फिर इसके बाद हर साल इसका परिवर्तन होता रहता है, इसलिए आप एग्जाम देने के पहले जाकर इसको ध्यान से देख लेंगे तब। उसके बाद अब हम चलते हैं इस एक एक करके सेक्टर्स को देखते हैं। तो ग्रोथ एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन इकोनॉमी, ये तो हमने देख लिया। अब अलग अलग सेक्टर, तो पहला है हमारा प्राइमरी सेक्टर जिसे प्राथमिक क्षेत्र भी कहते हैं। ये एग्रीकल्चर होता है, एग्रीकल्चर और जमीन से जुड़े हुए जितने कार्य होते हैं वो प्राइमरी सेक्टर के तहत आते हैं। प्राइमरी सेक्टर में जो भी कार्य जमीन से जुड़े हुए, इसमें क्या क्या आता है, इसमें होता है खेती बाड़ी, एग्रीकल्चर, फार्मिंग, पोल्ट्री, मुर्गी पालन, फिशरी, माइनिंग, खनिज निकालना, खदान का काम, जितना भी जमीन से जुड़ा हुआ, फिशिंग, पोल्ट्री, रेयरिंग शीप, भेड़ पालन, बकरी पालन, ये सारी चीजें प्राइमरी सेक्टर में आती हैं। तो प्राइमरी सेक्टर इन इंडिया इज अ सेक्टर व्हिच इज लार्जली डिपेंडेंट ऑन अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज in order to manufacture goods and also to execute various processes। तो जो भी हमारे नेचुरल रिसोर्स है, प्राकृतिक संसाधन है, उससे जुड़ी हुई जो भी क्रियाएं होती हैं वो सारी क्रियाएं प्राइमरी सेक्टर के अंदर आती हैं। खेती बाड़ी, जानवर का पालन, दूध व्यवसाय, मछली पालन, बीज, मधुमक्खी पालन, खनिज, खान का काम, इसके अलावा पोल्ट्री, भेड़, बकरी, सब तरह का जो भी इंडस्ट्री, जो भी कार्य है जो जमीन से जुड़ा हुआ है उसे हम प्राइमरी सेक्टर में लेते हैं। द सर्विसेज इन दिस सेक्टर आर इंटायरली डिपेंडेंट ऑन, ये सारी चीजें किस पर निर्भर करती हैं, नेचुरल रिसोर्स पर। तो हमारा देश बहुत बड़ा है और बहुत वैरायटी ऑफ क्लाइमेट है और वैरायटी ऑफ रीजन्स हैं, तरह तरह का क्षेत्र है। तो वहाँ जिस क्षेत्र में जिस चीज की बहुलता है वहाँ उस तरह का काम होता है, इसलिए यहाँ वैरायटी ऑफ प्राइमरी सेक्टर के काम होते हैं। हर जलवायु में, हर क्षेत्र में अलग अलग प्राकृतिक संसाधन होने की वजह से। तो as we have clear idea of this sector, the best example to discuss in this sector is agriculture sector। तो और उसके बाद एग्रीकल्चर तो है, फिर फिशिंग भी है, मछली, मत्स्य उद्योग, फिर जंगल से भी हमें बहुत चीजें मिलती हैं, जंगल से लकड़ियां आती हैं और लकड़ी का उद्योग, उसके अलावा जंगल से जड़ी बूटी, जितना भी तरह का उद्योग होता है ये सारा चीज प्राइमरी सेक्टर से जुड़ा हुआ है। लेकिन सबसे बड़ा इसमें कार्य जो होता है वो खेती का कार्य होता है, जो जमीन पर फसल उपजाई जाती है। ठीक है, तो जब हम कोई भी वस्तु का उत्पादन करते हैं, कैसे, जब प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, उनका यूज करके कोई भी नया चीज, हम किसी चीज का निर्माण करते हैं तो वो प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। फार्मिंग, फॉरेस्ट्री, हंटिंग,
हंटिंग मतलब शिकार करना, फिशिंग, माइनिंग, इसमें इसके कुछ उदाहरण हैं। ठीक है, अगला है वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम दैट दिस सेक्टर फेसेस इज अंडर एम्प्लॉयमेंट एंड डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। अब यहाँ दो टर्म आया जिसको हमको समझना है। ठीक है, तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इस क्षेत्र का क्या है? पहला है अंडर एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट। तो सबसे पहले हम समझ लें अंडर एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि कोई भी व्यक्ति जब किसी काम को कर रहा है अपनी क्षमता से कम का, मान लीजिए कि वो बहुत ज्यादा समर्थ है काम करने का या बहुत ज्यादा क्वालिफाइड है, उसे लोअर लेवल का काम करना पड़ रहा है, उसका क्वालिफिकेशन ज्यादा है, वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाने के लायक है लेकिन स्कूल में पढ़ा रहा है, तो उसको कहेंगे अंडर एम्प्लॉयड, क्योंकि वो अपनी क्षमता से कम काम कर रहा है। तो कृषि के क्षेत्र में भी ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी अच्छी इंडस्ट्री में जाकर काम कर सकते हैं लेकिन उन्हें काम नहीं मिलता तो कृषि में लगे होते हैं। और दूसरा है डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट, तो जिसको कहते हैं छिपी हुई बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में छिपी हुई बेरोजगारी में क्या होता है कि जहां पर 4 आदमी का काम है वहां पर 8 आदमी लगे हुए हैं, तो 4 आदमी तो वहां पर एक्स्ट्रा है, उनको हटा भी दिया जाए तो वहां के प्रोडक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई अफेक्ट नहीं होगा। प्रोडक्शन विल बी नॉट अफेक्टेड और नॉट be reduced if we remove 4 persons from that work. If 8 persons are working at a place where 4 persons are required, and if we remove the 4 persons, then the production will be not affected. तो ये इस तरह से जब ऐसी स्थिति होती है तो इसे हम कहते हैं कि they are disguisedly employed। तो उनका अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो छिपी हुई बेरोजगारी है, वो पता नहीं चलता। तो अंडर एम्प्लॉयमेंट अकाउंट्स फॉर द वर्कर्स नॉट वर्किंग टू द बेस्ट ऑफ देयर कैपेबिलिटी। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि लोग काम कर रहे हैं लेकिन उनका जो कैपेबिलिटी है, जो क्षमता है, जो वो दे सकते हैं वो नहीं दे पा रहे हैं, क्योंकि वो अपनी क्षमता से कम का काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से कम का काम कर रहे हैं। एंड latter accounts for the workers not working their true potential, मतलब वहाँ जरूरत नहीं है वहाँ काम कर रहे हैं, ये disguised हुआ। As a solution to the problem, the state as well as national government can increase the funds for irrigation facilities and provide loans for buying high quality seeds and fertilizers। तो ये जो प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर में, प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्शन बहुत कम होता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत प्रिमिटिव तरीके से खेती होती है, पुराने तरीके से, नए ढंग से कोई काम नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ पॉवर्टी बहुत ज्यादा है। तो पीपल जो फार्मर्स हैं या जो लैंड रिलेटेड काम करते हैं, दे आर नॉट एबल टू परचेज द कॉस्टली इक्विपमेंट्स। वो औजार नहीं खरीद सकते, मशीन नहीं खरीद सकते, अच्छे बीज नहीं खरीद सकते ताकि अच्छी खेती करके अच्छा उपज ला सके। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए कि एक तो इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ानी चाहिए, क्योंकि यहाँ पावर का प्रॉब्लम है, यहाँ की जमीन सब जगह एक जैसी उपजाऊ नहीं है, नदी के किनारे नहीं है, तो उन्हें इरिगेशन फैसिलिटीज बढ़ाना चाहिए, हाई क्वालिटी सीड्स देना चाहिए ताकि प्रोडक्शन बढ़े, एंड फर्टिलाइजर्स की सुविधा देनी चाहिए। ठीक है, फिर तो इस सेक्टर को हम आगे बढ़ा सकते हैं, इसमें साइंटिफिक ढंग से खेती करने के तरीकों को बताना चाहिए और इसमें रिसर्च और डेवलपमेंट होना चाहिए। फिर दूसरा है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है कि ये कवर्स द एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। यहाँ पर क्या होता है कि विनिर्माण होता है, विनिर्माण या मैन्युफैक्चरिंग के द्वारा एग्रीकल्चर सेक्टर की चीजों का फॉर्म बदल जाता है। जैसे कॉटन एग्रीकल्चर में हुआ, उसको यहाँ पर हम फाइबर में बदल देते हैं, धागा बना देते हैं, कपड़े बना देते हैं, तो ये हुआ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री या सेकेंडरी सेक्टर है, द्वितीय क्षेत्र है, ये एग्रीकल्चर पर डिपेंड करता है। इसमें क्या होता है कि एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री सेक्टर दोनों एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, इन लोगों का लिंकेज होता है। सो इसे हम फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। जब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर जब इंडस्ट्री से सामान लेता है, मशीन लेता है और एग्रीकल्चर में यूज करता है, इसे हम फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। और जब इसको हम होता है फॉरवर्ड लिंकेज,
फॉरवर्ड पेन में कुछ गलत, लिंकेज, ठीक है। जब एग्रीकल्चर कुछ लेता है सामान या मशीन, ट्रैक्टर खेती के लिए, उसे फॉरवर्ड लिंकेज कहते हैं। और जब ये सेक्टर एग्रीकल्चर से प्रोडक्ट लेकर अपना सामान बनाता है, जैसे कपड़े बनाता है, वस्त्र बनाता है, तो ये कॉटन एग्रीकल्चर से लेता है, तो इसे हम बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं, ठीक है, बैकवर्ड लिंकेज, क्योंकि ये पीछे से अपने मतलब पिछले सेक्टर से लेता है। तो ये क्या है कि इट इज द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर प्राइमरी, प्राइमरी सेक्टर के बाद का अगला स्टेप है। सम मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आर रिक्वायर्ड हियर, इट इज कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर, इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर कहते हैं। जैसे उदाहरण ये कि कॉटन फाइबर फ्रॉम प्लांट को लेकर उसके बाद कपड़े बनाते हैं, उसको स्पिन करके, या शुगर केन हम लेते हैं खेती से और उसका फिर हम शुगर बनाते हैं। तो इंडस्ट्री सेक्टर क्या होता है कि कच्चा माल लेकर, एग्रीकल्चर सेक्टर से कच्चा माल लेकर उसका तैयार माल बनाता है, उसका फॉर्म चेंज करता है और प्रोडक्शन करता है। इकोनॉमी इन द सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर में क्या है कि वो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स पर डिपेंड करता है, जो कि used to create the services and products offered which at the end are used for consumption। दोनों सेक्टर क्या बनाते हैं, कोई भी चीज बनाते हैं तो उपभोग के लिए बनाते हैं, कंजम्पशन के लिए। तो इन टर्म्स ऑफ वैल्यू एडेड टू द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, दिस सेक्टर इज द बेस्ट सेक्टर। क्या होता है कि सेकेंडरी सेक्टर जो है वो उस एग्रीकल्चर सेक्टर की चीजों को लेकर उनका मैन्युफैक्चरिंग करके उपभोग के लिए उन्हें बनाता है, तो उसका वैल्यू बढ़ जाता है, वो ज्यादा उपयोगी हो जाता है। The major examples that fall under this category are transportation and manufacturing। उसके बाद क्या है कि सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टिंग का भी काम आता है। जैसे कोई भी चीज प्रोडक्शन हुआ, अगर उसको ट्रांसपोर्ट करके ट्रांसपोर्ट के द्वारा दूसरी जगह नहीं पहुंचाया जाए तो उसकी यूटिलिटी कुछ भी नहीं रहती। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोडक्ट को पूरे देश में पहुंचाना, कंज्यूमर्स तक पहुंचाना और मैन्युफैक्चरिंग के भी और उन्हें मैन्युफैक्चर करके अलग फॉर्म में बनाना और कंज्यूमर तक पहुंचाना, ये दोनों कार्य जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सेकेंडरी सेक्टर में ट्रांसपोर्टेशन और मैन्युफैक्चरिंग आता है। बट दिस सेक्टर्स इन प्रोडक्ट इज कंज्यूम्ड बाय द पीपल, दिस सेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एम्प्लॉयमेंट ऑफ, इस सेक्टर में बहुत लोगों को रोजगार मिलता है। करीब 14% लोग इस सेक्टर में पूरे एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है। 14% जनता भारत की इस सेकेंडरी सेक्टर में एम्प्लॉयड है। द सेकेंडरी सेक्टर करीब 48% शेयर करती है, जीडीपी में अपना योगदान देती है। जीडीपी में सेकेंडरी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन 48% है। दिस सेक्टर इज द बैकबोन ऑफ इंडियन इकोनॉमी एंड हियर आर मोर डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। ये जिस देश का भी इंडस्ट्रियल सेकेंडरी सेक्टर ज्यादा ग्रो करता है, देश का विकास जल्दी होता है। इसमें एमएसएमई, मीडियम स्मॉल, मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज सेक्टर भी इसमें आता है, जिसे एमएसएमई कहते हैं। इसमें छोटे छोटे इंडस्ट्रीज होते हैं जो कि इंडियन इकोनॉमी में अभी इसका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस है। ये लोगों को ज्यादा रोजगार भी देता है और बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं वो एमएसएमई सेक्टर में बनते हैं, विच आर हाईली सॉट आफ्टर ग्लोबल मार्केट। इसका मतलब एमएसएमई सेक्टर का जो भी प्रोडक्शन होता है उसका ग्लोबल मार्केट में बहुत डिमांड है। इट एम्प्लॉयज 40% ऑफ द कंट्रीज वर्कफोर्स। जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है इंडिया का, उसका 40% एम्प्लॉयमेंट एमएसएमई सेक्टर में है। ये एग्रीकल्चर सेक्टर के बाद सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट कहाँ है, तो इस एमएसएमई सेक्टर में। ये इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही आता है। अगला है टर्शियरी सेक्टर, जिसको सेवा क्षेत्र भी कहते हैं। ये इसमें जो है ऐसी एक्टिविटीज आती है, इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। इसमें सेवा होता है, इसमें कोई वस्तु नहीं दिखता है। जैसे इसमें टीचर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सबकी सर्विसेज को लेकर ये दोनों सेक्टर को इंक्लूड किया जाता है। इनकी मदद से ही एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्री सेक्टर आगे बढ़ता है। ये अपने आप में कोई वस्तु नहीं बनाते, बल्कि सपोर्ट करते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस में।
ये तरीका बनाते हैं, टेक्निक्स लाते हैं, प्रोडक्शन का नया प्रोसेस लाते हैं, रिसर्च करते हैं, इस तरह से ये इट इज ऑल्सो कॉल्ड द सर्विस सेक्टर। टीचर्स, डॉक्टर्स, वॉशरमैन, बार्बर्स, कॉबलर्स, लायर्स, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी, ये सारे टर्सरी सेक्टर्स में आते हैं, जो कि अपने कार्यों के द्वारा लोगों को स्वस्थ रखते हैं। शिक्षक बच्चों को शिक्षा देकर ट्रेनिंग होती है और अच्छे देश में अच्छे इंजीनियर्स, टेक्नोक्रेट्स ये सब बनते हैं। तो दिस सेक्टर कंट्रीब्यूट्स लार्जेस्ट, सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का है भारत के जीडीपी में। दिस सेक्टर इज ऑल्सो the service sector and is important when you consider the development of other two sectors। अगर जब आप दूसरे दो सेक्टर का विकास को देखते हैं तो इसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इस सेक्टर का होता है। Like the previous sector, this sector also adds to the value of products। This sector is responsible for employing 23% of पूरे भारत का वर्कफोर्स का 23% सर्विस सेक्टर के द्वारा एम्प्लॉयड किया जाता है, वो एम्प्लॉयमेंट देता है। The example of this sector is all service sectors with which IT services, consulting, etc. This service contributes almost 48.88% जीडीपी में। इसका योगदान कितना है? 48.88%, सबसे ज्यादा। The main problem is that this sector of this sector is that problem of this sector, यहाँ पर ये ऑफ होगा, ये लिख नहीं रहा है पेन में, कुछ प्रॉब्लम आ गई। अब this sector is that jobs which involve lower salaries do not attract much employment and this remains future dilemma as India is looking for double digit growth in near future। मतलब इसमें क्या है कि अगर सैलरीज बहुत सारे जैसे कॉल सेंटर्स के जॉब है उसमें सही सैलरी नहीं मिलती है, तो इससे लोगों का झुकाव इधर कम हो रहा है, तो देश के विकास में फिर ये एक दुविधा पैदा करेगा। The employment generation part is not growing its importance in the service sector। इसमें क्या हो रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पार्ट नहीं बढ़ रहा है। दिस सेक्टर एम्प्लॉयज डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल विद डिफरेंट स्किल सेट्स। इसमें क्या है, स्किल्ड पर्संस की भी एम्प्लॉयमेंट हो सकती है, तो लेकिन इसमें हाईली एजुकेटेड और स्किल्ड वर्कर्स चाहिए और सेल्फ, लेकिन इंडिया में सारे लोग एजुकेटेड नहीं है, हाईली स्किल्ड नहीं है, तो उन्हें काम करने का अवसर नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारे इसमें सेल्फ एम्प्लॉयड लोग भी हैं जो कि सही अवसर नहीं प्राप्त होने के कारण उन्हें खुद से अपनी जीविका चलाने को बाध्य होना पड़ रहा है। अब आपने पढ़ा था पालमपुर गांव की कहानी पिछले क्लास में, तो उसमें क्या है, उसका मेन एक्टिविटी क्या था पालमपुर का? फार्मिंग, खेती थी। वहां पर और भी अदर एक्टिविटीज थे जैसे स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, डेयरी, ट्रांसपोर्ट था, तो लिमिटेड स्केल में। तो कंट्री का इकोनॉमी का कंट्रीब्यूशन किस तीनों सेक्टर से होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी, जैसा हमने सबको अलग अलग भी देखा। तो एक सेक्टर जो नेचुरल रिसोर्स यूज करता है उसको हम प्राइमरी कहते हैं, शॉर्ट में बता रहे हैं। इसमें आता है एग्रीकल्चर, एनिमल, पशुपालन, फिशिंग एंड फॉरेस्ट्री। सेकेंडरी, दिस सेक्टर फोकसेस ऑन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज, इट यूजेस प्रोडक्ट्स फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर एज इनपुट। In India, mining activities are part of this sector. Tertiary में क्या है कि this sector focuses service on like software, financial services and tourism। ठीक है, इन सेक्टर के कंट्रीब्यूशन से किसी भी इकोनॉमी का ग्रोथ होता है, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री और सर्विसेज। ये हम इस ग्राफ में देखते हैं कि अलग अलग फाइनेंशियल ईयर में दिखाया गया है कि किस सेक्टर का कितना ग्रोथ है। तो सर्विसेज को दिखाया गया है ब्लू से, जो सबसे ज्यादा हर तीनों ईयर में दिख रहा है। इंडस्ट्रीज को पीले कलर से दिखाया गया और एग्रीकल्चर को ग्रीन कलर से। तो हम देख रहे हैं कि जो 1994 में एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ज्यादा था, जो कि कम हो गया 2004 में। तो इसका क्या मतलब हुआ कि देश का विकास शुरू हुआ और एग्रीकल्चर का कम होकर इंडस्ट्री का बढ़ गया, थोड़ा बढ़ गया। पहले एग्रीकल्चर इंडस्ट्री से ज्यादा था, अब इंडस्ट्री एग्रीकल्चर से ज्यादा हुआ। फिर सर्विस सेक्टर का भी बढ़ा। सर्विस सेक्टर
1994 में कम था योगदान इसका। तो 2004 में एग्रीकल्चर का योगदान कम हुआ और इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बढ़ा। जीडीपी में, इंडिया के जीडीपी में इनका शेयर बढ़ा। ठीक है, अब 2014 का हमारे पास है, ये सेंट्रल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस का डेटा है। अब देखिए 2014 में एग्रीकल्चर का और भी ज्यादा कम हो गया कंट्रीब्यूशन, और इंडस्ट्री का बढ़ा नहीं बल्कि थोड़ा कम हुआ, लेकिन सर्विस सेक्टर का बहुत ज्यादा बढ़ गया, 60% से भी ऊपर हो गया। तो ये हमें पता चल रहा है कि देश की जीडीपी में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का है, फिर इंडस्ट्री का, तब एग्रीकल्चर का। एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। तो शुरू में इंडिया का इकोनॉमी जो था वो एग्रेरियन इकोनॉमी था, एग्रीकल्चरल इकोनॉमी था, और उसमें एग्रीकल्चर और अलाइड सर्विसेज 51.9% कंट्रीब्यूट करते थे इंडिया के इकोनॉमिक आउटपुट में। कब? 1951 में। कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन था एग्रीकल्चर का। लेकिन जैसे जैसे समय बीता, इंडिया का इकोनॉमी बदल गया और सर्विसेज सेक्टर का महत्व बढ़ता गया, और हमने देखा 2014 में सबसे ज्यादा 60% कंट्रीब्यूशन किसका था? यहाँ देखिए 60% कंट्रीब्यूशन सर्विस सेक्टर का था। ठीक है, तो मेजर पुश फॉर सर्विस सेक्टर केम आफ्टर तब लिबरलाइजेशन। 1990 में क्या हुआ था? एलपीजी आया था ना। एलपीजी का क्या फुल फॉर्म है? L for liberalization, P for privatization and G for globalization। तो ये तीनों मिलकर देश की इकोनॉमी को ग्रोथ किया। बाहर की कंपनी आने लगी, फॉरेन, बाहर से पैसे आए, फॉरेन एक्सचेंज आया, डॉलर आया, और बाहर की कंपनी आकर हमारे देश में इन्वेस्टमेंट की। तो उससे क्या हुआ कि नए नए कंपनी खुले, लोगों को रोजगार मिला, नई चीजों का उत्पादन बढ़ा, विश्व का बाजार हमारे लिए खुल गया, हमारी चीजें भी बाहर जाने लगी, बाहर से चीजें हम लोग मंगाने लगे, और जो व्यापार में प्रतिबंध थे या जो फीस या कस्टम ड्यूटी लगती थी वो सारी चीजें खत्म हुई। तो इससे क्या हुआ कि देश हमारा आगे बढ़ा। द मेजर पुश फॉर सर्विसेज, टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस एंड बूम इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी इनेबल सेक्टर, जो आईटी सेक्टर है वो हमारे देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित हुए। विदेशों में हमारे आईटी सेक्टर की धूम मची हुई है। इन द ईयर 2013-14 द टर्सरी सेक्टर इमर्ज, हमने देखा ग्राफ में कि सबसे बड़ा सेक्टर के रूप में आया टर्सरी सेक्टर, और इम्पोर्टेंट क्योंकि क्यों सब यह महत्वपूर्ण हो गया। अचानक से टर्सरी से, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री आया, लेकिन टर्सरी इतना ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों हो गया? तो सर्विसेज सच एज हॉस्पिटल्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, पोस्ट एंड टेलीग्राफ सर्विस, पुलिस स्टेशन, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, डिफेंस, ट्रांसपोर्ट, बैंक, इंश्योरेंस, ये सारे सर्विस सेक्टर के अंदर आते हैं। और किसी भी देश के विकास के लिए सभी सर्विसेज का विकास होना जरूरी है, इसलिए हर व्यक्ति के लिए जरूरी है। तो इनके विकास होने से इस सेक्टर का योगदान बढ़ा। फिर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ सर्विसेज सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड एंड स्टोरेज। इससे क्या हुआ कि इंडस्ट्री भी बढ़ा, एग्रीकल्चर भी बढ़ा, तो ट्रांसपोर्टेशन का भी डिमांड बढ़ा, स्टोरेज फैसिलिटीज, प्रोडक्शन ज्यादा हुआ, ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ, तो उत्पादन बढ़ा उन सबको रखने के लिए, उन सबके व्यापार के लिए। तो इससे सर्विस सेक्टर का डिमांड बढ़ा और उसका इम्पोर्टेंस बढ़ा। विद द राइज इन इनकम ऑफ पीपुल, लोगों का इनकम बढ़ा तो वो बहुत तरह के सर्विसेज का डिमांड करने लगे, जैसे होटल चाहिए, घूमने जाना चाहिए, शॉपिंग करना, प्राइवेट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट, प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाना, प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये सारी चीजों की सर्विसेज, सबको प्रोफेशनल ट्रेनिंग ताकि अच्छी सैलरी मिले, अच्छी नौकरी मिले, तो इन सब के डिमांड से भी सर्विस सेक्टर का डिमांड बढ़ा। Over the past decade, certain new services based on फिर जब से ICT आ गया, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर आ गया, जब से अब तो और डिजिटल हो गया इन सब जगह, तो ये डिजिटल इंडिया में सर्विस सेक्टर का मांग और बढ़ते जा रहा है। अब सब ऐसे ही लोगों की मांग हो रही है जो IT एक्सपर्ट हैं, स्किल्ड हैं। तो इस तरह से इस सेक्टर का योगदान धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा है। आने वाले समय में ये और बढ़ेगा।
फिर हमने शुरू में देखा था ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, उसके बारे में भी हम जान जाते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या होता है? यह एक सेक्टर है जहां पर एम्प्लॉयमेंट का, जब आप नौकरी लेने जाते हैं तो सब फिक्स होता है। जो ऑफिस होते हैं सरकारी, जो इस्टेब्लिश्ड ऑफिस होते हैं, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, लेकिन जब आप नौकरी करने जाते हैं तो आपके नौकरी की शर्तें फिक्स्ड होती हैं, रेगुलर होती हैं और आपका काम भी निश्चित होता है। ये नहीं कि आपको जब चाहे तब हटा दिया जाए। तो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है। यहाँ पर जो व्यक्ति होते हैं वो रजिस्टर्ड होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा और कुछ रूल्स और रेगुलेशन उनको मानने होते हैं और उसके बदले में जब वो नौकरी करते हैं तो उन्हें फैक्ट्रीज एक्ट के तहत, मिनिमम वेज एक्ट, सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, जितने भी फैक्ट्रीज या कंपनीज में काम करते हैं लोग, तो वहां पर ये सारी चीजें मिलती हैं। ग्रेचुइटी मिलती है, शॉप्स, एस्टेब्लिशमेंट, क्वार्टर, ये सारी चीजें मिलती हैं। उनका जॉब रेगुलर होता है, सैलरी फिक्स्ड होता है, वर्किंग आवर फिक्स होता है और उनको अगर वो ओवर टाइम करते हैं तो उसका उनको पेमेंट मिलता है। तो ये सेक्टर को कहते हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर, क्योंकि यहाँ सारा चीज तय होता है और नियत फिक्स्ड होता है, उसी हिसाब से पेमेंट होता है। लेकिन अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या होता है कि उसमें स्मॉल और स्कैटर्ड यूनिट होता है जो कि सरकार के कंट्रोल से बाहर होता है। यहाँ पर कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं होता है। यहाँ पर मनमानी होता है, जब चाहे किसी को रखा, जब चाहे निकाल दिया। ये गवर्नमेंट के साथ रजिस्टर्ड नहीं होता है। यहाँ पर के जो जॉब होते हैं उनकी सैलरी कम होती है और वो रेगुलर भी नहीं होती है, वो पार्ट टाइम टाइप का जॉब होता है। फिर हमने देखा था पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में क्या है कि गवर्नमेंट को के कंट्रोल में सारा चीज, अधिकतर चीज होता है। लेकिन अभी क्या है, हम गवर्नमेंट हमारे यहाँ जो है वो सरकार के हाथ में अब बहुत कम चीजें हैं। सरकार धीरे धीरे सब चीजों को पब्लिक में देती जा रही है ताकि प्राइवेट को देती जा रही है। प्राइवेट का उसमें शेयर आ जा रहा है और वो उसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिससे कि हमारे देश का विकास हो रहा है। तो जैसे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, ये सारी चीजें पब्लिक सेक्टर में आती है, तो सरकार के अधीन है, इसको प्राइवेट को नहीं दिया गया है। तो पब्लिक सेक्टर का क्या उद्देश्य क्या है? यहाँ पब्लिक सेक्टर जो काम सरकार के अंदर, जो सरकार के हाथ में होता है, जो सरकार के कंट्रोल में होता है, वहाँ सरकार प्रॉफिट कमाने के लिए काम नहीं करती, बल्कि जनता के कल्याण के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए काम करती है। और प्राइवेट सेक्टर जो होता है उसमें क्या होता है कि ओनरशिप और एसेट, जो भी एसेट है, जो भी सर्विसेज वो देते हैं, सब प्राइवेट इंडिविजुअल या प्राइवेट कंपनीज के हाथ में होती है। हमारे देश में भी बहुत सारी प्राइवेट कंपनी आई हैं, बाहर की भी कंपनी आके काम कर रही है, तो उनका काम करवाना और एम्प्लॉयमेंट का तरीका सब अलग होता है, उनके टर्म्स एंड कंडीशंस अलग होते हैं। प्राइवेट में पैसे अच्छा देते हैं लेकिन वो काम बहुत ज्यादा कराते हैं। तो कंपनीज लाइक टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टिस्को, रिलायंस इंडस्ट्रीज, सब प्राइवेट ओन्ड कंपनीज हैं। तो ये प्राइवेट कंपनीज जो होते हैं ये प्रॉफिट मोटिव से काम करते हैं, प्रॉफिट कमाने के लिए काम करते हैं। तो आज के लिए इतना ही। इसमें मुझे लगता है कि आपके काम लायक बहुत सारी चीजें आ गई हैं, हम लोग क्षेत्र अच्छे से समझ गए। फिर आगे दूसरा टॉपिक लेकर मैं आऊंगी। थैंक यू।